नमस्कार। पिछले अक्टूबर मतलब 2024 में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कोई सरकारी ठप्पा नहीं है। ये इस जबान की कहानी में एक काफी दिलचस्प मोड़ है। सही कहा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मराठी कहाँ से चली, आज कहाँ है और आगे क्या रास्ते दिख रहे हैं, खासकर इस नए दर्जे के बाद। हाँ, और ये समझने के लिए हमारे पास जो जानकारी है वो मराठी इतिहास, वर्तमान और भविष्य और कुछ और स्रोतों से है। जी, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि इस सम्मान के असल मायने क्या हैं और मराठी का सफर अब किस दिशा में मुड़ सकता है। बिल्कुल। और मराठी की कहानी वो शुरू होती है बहुत बहुत पहले से। कितना पहले से? इसकी जड़ें हैं महाराष्ट्री प्राकृत में। सोचे 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी। 2500 साल। जी। और इसके सबूत भी हैं, जैसे लगभग 2200 साल पहले के नाणेखाट शिलालेख। उनमें इसके निशान मिलते हैं। कमाल है, ये तो भाषा की उम्र बताता है। बिल्कुल। और फिर देखिए 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी आई। हाँ और संत नामदेव के अभंग भी। जी। इन दोनों ने तो जैसे मराठी साहित्य की एक मजबूत बुनियाद ही रख दी। सही। मराठा साम्राज्य में भी इसका विकास हुआ खूब, है ना? हालांकि शायद बीच में फारसी का असर भी रहा। हाँ, कुछ असर रहा, पर वो धीरे धीरे काम हुआ। फिर अंग्रेजों का जमाना आया। अच्छा, उसमें क्या बदलाव हुए? उसमें चीजें थोड़ी बदली। जैसे व्याकरण को एक मानक रूप देने की कोशिश हुई। पहला मराठी अंग्रेजी शब्दकोश 1831 में आया। और पहला मराठा अखबार भी शायद 1832 में। बिल्कुल, 1832 में। तो ये सब दिखाता है कि भाषा लगातार शक्ल ले रही थी, विकसित हो रही थी। और अब जो ये शास्त्रीय दर्जा मिला है, हाँ, वो इसी लंबी और गहरी साहित्यिक और ऐतिहासिक विरासत को आप कह सकते हैं एक तरह की मान्यता देता है। सही बात है। आज की स्थिति देखें तो मराठी बोलने वाले तो बहुत हैं। जी हाँ, बहुत। करीब 11 करोड़ मूल वक्ता हैं। 11 करोड़, ये तो भारत में चौथी सबसे बड़ी भाषा हुई। बिल्कुल। और दुनिया की टॉप 15 भाषाओं में शामिल है। महाराष्ट्र की तो राजभाषा है ही, गोवा में सह राजभाषा भी है। अच्छा। और ये शास्त्रीय दर्जा मिलने के बाद कुछ नई पहलें भी हो रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कुछ नई चीजें शुरू हुई हैं। जैसे अब 3 अक्टूबर को शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस मनाया जाएगा। हर साल। जी। और 3 से 9 अक्टूबर तक पूरा हफ्ता ही इसके नाम रहेगा। इसमें सभी सरकारी, शैक्षणिक और यहाँ तक कि निजी संस्थानों को भी शामिल होने को कहा गया है। और इन कार्यक्रमों में होगा क्या? मतलब सिर्फ उत्सव जैसा माहौल या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ उत्सव नहीं है। मकसद है भाषा को चर्चा में लाना, खासकर नई पीढ़ी को जोड़ना। अच्छा। इसमें जैसे विद्वानों के लेक्चर होंगे, साहित्य पर बातचीत, पुरानी पांडुलिपियों की प्रदर्शनी लगेगी, उनका डिजिटलीकरण होगा, अनुवाद के काम होंगे, छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। मतलब कोशिश ये है कि भाषा सिर्फ किताबों तक ना रहे। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी और अकादमिक दुनिया दोनों में उसकी जगह बनी रहे। इसके साथ ही सरकारी कामकाज में मराठी अनिवार्य करना, स्कूलों में सीबीएसई, आईएससी में भी इसे जरूरी बनाना। हाँ, और वो महाराष्ट्र राज्य की मराठी भाषा नीति को भी मंजूरी मिली है ना? जी हाँ, उसे भी मंजूरी मिली है। ये सब बड़े कदम हैं। ये तो हुए प्रशासनिक और शैक्षिक प्रयास। सांस्कृतिक तौर पर तो मराठी हमेशा से ही बहुत समृद्ध रही है। साहित्य, नाटक, सिनेमा, संगीत। हाँ, वो विरासत तो बहुत जीवंत है। लेकिन हाँ, इस सफर में कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। जरूर होंगी। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? देखिए, एक बात जो अक्सर सुनने में आती है वो है इसका व्याकरण। शायद दूसरी भाषा बोलने वालों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हो सकता है। हालांकि कई बार जो मुश्किल लगता है वो सिर्फ अलग होता है। खैर, दूसरी बड़ी चुनौती है अंग्रेजी और हिंदी का बढ़ता असर। हाँ, वो तो है। स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का एक प्रस्ताव भी आया था, जिस पर काफी विवाद हुआ। जी, और फिर उसे वापस ले लिया गया। तो ये संतुलन साधना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। किस तरह का संतुलन? मतलब भाषा को बढ़ावा देना और उसे थोपने की जो एक धारणा बन जाती है, उससे बचना। हमने कुछ घटनाएं भी सुनी, जैसे दुकानदारों पर हमले वगैरह। हाँ, जिसके बाद नेताओं को भी कहना पड़ा कि संयम बरतें। बिल्कुल। और फिर एक और पहलू है, जो प्रवासी मराठी समुदाय है, उनमें भाषा को कैसे जिंदा रखा जाए। ये भी एक अहम सवाल है। और एक बात और मैंने सुनी थी प्रवासन को लेकर। क्या ये सही है कि मराठी भाषी लोग शायद ऐतिहासिक रूप से नौकरी के लिए उतने बाहर नहीं गए? ये एक विचार है जो चर्चा में रहता है।
कुछ लोग मानते हैं कि शायद इससे भाषा का वैश्विक फैलाव उतना नहीं हुआ, लेकिन इस पर सबकी राय एक नहीं है। अच्छा, कई लोग ये भी मानते हैं कि मराठी लोग दुनिया भर में बड़े पदों पर है और महाराष्ट्र में भी मौकों की कमी नहीं है, तो ये थोड़ा बहस का मुद्दा है। समझ गए। तो आगे क्या? ये जो शास्त्रीय दर्जा मिला, इससे असल में क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इससे रिसर्च के लिए, भाषा के संरक्षण और प्रचार के लिए ज्यादा फंड मिलेंगे, ज्यादा मौके बनेंगे। यानी एकेडमिक स्तर पर फायदा होगा। हाँ, वो तो होगा ही। और शायद रोजगार के भी कुछ नए अवसर बने। ये भाषा को एक नई ऊर्जा दे सकता है, एक नई पहचान। और टेक्नोलॉजी, आजकल AI, NLP की बहुत बातें होती हैं। इनका क्या रोल रहेगा मराठी के लिए? टेक्नोलॉजी की भूमिका तो बहुत ही अहम होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, हाँ, जो कंप्यूटर को भाषा सिखाते हैं। जी, इनसे मराठी का सटीक अनुवाद हो सकेगा। बातचीत करने वाले AI बॉट्स बेहतर बनेंगे और भाषा सीखने के लिए खास तरह के पर्सनलाइज्ड ऐप बन सकते हैं। दिलचस्प। और सोचिए, वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी में मराठी सीखने का अनुभव कैसा होगा, कितना मजेदार हो सकता है। हाँ, ये तो है। और डिजिटल कंटेंट का क्या? सोशल मीडिया, पॉडकास्ट वगैरह? बिल्कुल, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर मराठी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल इसे युवाओं से जोड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। और साहित्य, क्या वो अपनी पुरानी लीक पर ही चलेगा या वहां भी कुछ नया हो रहा है? मराठी साहित्य तो हमेशा से समाज से जुड़ा रहा है, बदलता रहा है। आप देखिए, पारंपरिक वारकरी परंपरा से लेकर आधुनिक दलित साहित्य, लघु पत्रिका आंदोलन। हाँ, इसने हमेशा समाज पर टिप्पणी की है। तमाशा जैसे लोक कला रूपों ने भी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, और विश्व मराठी सम्मेलन जैसे मंच इसे दुनिया से जोड़ रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक साहित्यिक धरोहर नहीं है, ये एक जीती जागती विकसित होती हुई चीज है। यानी जोर इस बात पर है कि मराठी सिर्फ संस्कृति या इतिहास की भाषा बनकर न रह जाए, बल्कि आज के जमाने में ज्ञान और रोजगार की भाषा भी बने। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर देखें, मराठी एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रही है। हाँ, ऐसा लगता है। ये अपनी गहरी जड़ों को सहेजने और नई तकनीक, नई नीतियों के साथ भविष्य की तरफ बढ़ने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। और ये बहस भी शायद चलती रहेगी कि भाषा की शुद्धता ज्यादा जरूरी है या दूसरी भाषाओं से घुलना मिलना और बदलना ही उसका स्वभाव है। हाँ, ये बहस तो हमेशा रहेगी। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। आने वाले 25 सालों में जब दुनिया और ज्यादा जुड़ेगी, टेक्नोलॉजी और हावी होगी, तब ये जो संतुलन है, भाषाई शुद्धता बनाए रखने और दूसरी जबानों से शब्दों को अपनाने जैसे बदलावों को गले लगाने के बीच, ये संतुलन मराठी की पहचान को किस तरह से गढ़ेगा? सोचिएगा जरूर।